तो हम लोग बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में काफी कुछ पढ़ चुके थे, कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अब इस चैप्टर में जो कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, पहले उन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग वापस से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज हम लोग को यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, वो था रेजोनेंस। रेजोनेंस इन एनी LCR सर्किट। सो रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस का बेटा मैंने आपको मतलब बताया था, अगर किसी भी LCR सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है, और मैच करने से एनर्जी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, यानी करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। करंट होता है यहां पर EMF अपॉन इंपीडेंस, और इंपीडेंस होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस होने का मतलब मैंने आपको सिखाया था करंट का मैक्सिमाइज होना। अगर ये करंट आपका मैक्सिमाइज होगा, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज होगा, तो डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमाइज होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमाइज होकर बोलो R के बराबर हो जाता है। उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। कंडीशन का मतलब हो गया करंट के एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना, या फिर XL माइनस XC का जीरो हो जाना। XL माइनस XC जीरो होगा तो XL XC के बराबर होगा। दैट मीन्स ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C था, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हम लोगों ने 1 अपॉन LC निकाला था। यहां से ओमेगा निकल कर आया था 1 अपॉन अंडर रूट LC, और ओमेगा आपका 2 पाई F के बराबर होता है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इतनी बात बोलो क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होने वाला है, ये वही वाली फ्रीक्वेंसी है। और रेजोनेंस का मतलब भी मैंने आपको बताया, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा R के बराबर, और करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू E0/R। इतनी बात क्लियर है? अब यहीं पर रेजोनेंस किस क्वालिटी का है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कैसा रेजोनेंस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज पढ़ाई जाती है जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। तो एक टर्म यहां पर आता है क्वालिटी फैक्टर। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ समझाया जाता है, और वो ग्राफ है दो चीजों के बीच का। इधर की तरफ हम लोगों ने ओमेगा लिया है, यानी कि वी कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई F, और Y एक्सेस पर हम लोगों ने लिया है करंट का एम्पलीट्यूड I0। और आप सोचो, जैसे हम लोग ये ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे, ये मैक्सिमम होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बोलो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यही तो रेजोनेंस है ओमेगा R। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग करंट विल बी मैक्सिमम, सो दैट विल बी, वी कैन राइट I0 मैक्स। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर हुआ। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को और बढ़ा दें, मान लो रेजिस्टेंस को बेटा बढ़ाओगे तो सर्किट का इंपीडेंस बढ़ेगा, इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो यही ग्राफ आपका बोलो कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा और रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो ये ग्राफ थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर तीन ग्राफ या दो ग्राफ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो सिंपल मतलब है वही चीज, बस इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। दूसरा वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर मॉडरेट रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस इससे थोड़ा कम है। और ये जो ग्राफ है जिस पर करंट सबसे ज्यादा हुआ है, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। इसका मतलब यहां पर मिनिमम या कह लो लो रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। मैक्सिमम करंट कहां पर होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और आप लोग चेक करिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आई है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने निकाला है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चेक करिए,
रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएं या घटाएं, रेजिस्टेंस को हम चाहे जो चेंज करें, बोलो, उसका जो ओमेगा है दैट रिमेन्स सेम। ओमेगा के फॉर्मूले में एल आता है, सी आता है, लेकिन आर नहीं आता। तो आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया घटाया, रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने से इफेक्ट किसके ऊपर आया? इंपीडेंस पर, या फिर कह लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पर। लेकिन ओमेगा पर इसका कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द ग्राफ्स, सिर्फ वी आर चेंजिंग रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर? तो ये सबसे पहला एक ग्राफ है। अब हम लोग आते हैं क्यू फैक्टर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। उसमें यही वाला ग्राफ लेकर के हम लोग थोड़ा और डिस्कशन अपना बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग विच वी आर स्टडिंग इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा टर्म हो गया जो कि रेजोनेंस की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि रेजोनेंस कैसा रेजोनेंस हुआ है। और इसको समझने के लिए वही वाला मैं ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं। एक्स एक्सिस पर ओमेगा था, वाई एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट था, एंड ग्राफ वाज लाइक दिस। ठीक, ग्राफ कुछ इस तरीके का था। इसको थोड़ा कर्व्ड बना देते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट किसके करस्पॉन्डिंग था? ये यहां पर इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, और इसके करस्पॉन्डिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू बोलो यहां पर थी। दिस इज आई नॉट मैक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कौन सी होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक, अब अगर हम लोग आई नॉट मैक्स तक पहुंच गए, इसी के करस्पॉन्डिंग बोलो एक आरएमएस वैल्यू भी होगी करंट की। करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू बोलो इससे थोड़ा छोटा होगा, 100% तय है। अगर वो इससे छोटा होगा तो जरा सोचिएगा, क्या वो, अगर मान लो यहां कहीं है आई नॉट बाई रूट टू, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की दो वैल्यूज आएंगी, एक यहां पर और एक ओमेगा की सेम वैल्यू, बोलो कुछ ऐसी एक वैल्यू यहां पर, ऐसी दो वैल्यूज आएंगी। एक हो गई मान लो ओमेगा 1 और एक वैल्यू यहां पर हो गई ओमेगा 2। किसके करस्पॉन्डिंग है ये? दिस इज आई नॉट मैक्स बाई रूट 2, या इसको कह लो ये आई नॉट मैक्स आरएमएस है। सही है? तो ये आई नॉट का आरएमएस वैल्यू है। क्लियर? और वो आरएमएस वैल्यू यानी बाई रूट 2 हमने किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग वी गॉट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक, देखो एक है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एक ओमेगा 1 मिला, एक ओमेगा 2 मिला, ये दोनों करस्पॉन्डिंग टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा आर है, या इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसको बोला जाता है डेल्टा ओमेगा। क्या बोलते हैं? डेल्टा ओमेगा, यानी चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। सेम ये भी क्या होगा बेटा? डेल्टा ओमेगा। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर का सिंपल मतलब होता है क्यू फैक्टर, या जिसको आप सिंपली कैपिटल क्यू लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यू इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज मिली थी, इनके बीच का ये जो लेंथ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब ओमेगा 2 ये है, ओमेगा 1 ये है, इन दोनों का डिफरेंस बोलो ये होगा। क्लियर? ये रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। सो दिस रेशियो इज टर्म्ड एज क्वालिटी फैक्टर। इसी को थोड़ा और अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये हो गया ओमेगा आर, और ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, क्या ये 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा है? तो इसी को हम लोग 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हैं। दैट इज नोन एज क्यू, विच इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है? या फिर इसी को लैंग्वेज में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ
डिवाइडेड बाई बैंड विथ। बैंड विथ टर्म शायद आप लोगों ने इंटरनेट वाले जो आते हैं लोग, या इंटरनेट कनेक्शन कभी लिया हो ऐसा कुछ, तो वहां पे शायद आपने सुना होगा, वो लोग बैंडविड्थ की बात करते हैं। तो बैंडविड्थ का मतलब ये वो दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस है जो कि आरएमएस करंट के करेस्पॉन्डिंग होती है। तो एक हो गया मैक्सिमम करंट के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आरएमएस करंट के करेस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन्हीं का डिफरेंस क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। इज दिस क्लियर? इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर may be defined as the ratio of resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both side of resonant frequency such that at each frequency current amplitude becomes 1 by root 2 times the value at resonant frequency। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ध्यान से समझिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट बाई रूट 2 के करस्पॉन्डिंग जो दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी उनका डिफरेंस लेंगे और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेंगे, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर। कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। क्लियर है? क्यू फैक्टर जो होता है इसका बेटा फॉर्मूला है ओमेगा एल बाई आर। डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, इसके प्रूफ पर हमें नहीं जाना है, ठीक। कोई ऐसा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बना तो हम यूज करेंगे, नहीं बना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्यू फैक्टर क्या है और उस पर बेस्ड ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा। कोई क्वेश्चन अगर इस पर आएगा तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ओमेगा एल बाई आर। कई बार बच्चे इसको एक्सेल याद करते हैं, लेकिन ये एक्सेल नहीं है। एक्सेल होता है ओमेगा एल और यहां पर कौन सा है? रेजोनेंट ओमेगा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सो दैट इज ओमेगा आर एल, है ना, बाई आर। क्लियर है? ठीक। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये सीधे सीधे जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इसी को 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, ऐसा भी मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में एलसीआर सर्किट में मान लो करंट पूछे, ईएमएफ पूछे, आरएमएस वैल्यूज पूछे, साथ में एक और लिख दें छोटा सा क्वेश्चन कि क्यू फैक्टर बताओ, तो क्यू फैक्टर का सिंपल मतलब हो गया, अगर आर एल सी तीनों हमें पता है तो हम सिंपल फार्मूला में डालेंगे और वैल्यू क्यू फैक्टर की आ जाएगी। क्लियर है? ठीक। अगर किसी का मन हो कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से या थोड़ा सा और हमें डिटेल में जानना है, तो मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पर डाल रखा है इसी चीज पर, उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। जिसका भी मन हो वो उस डेरिवेशन को पूरा देख सकता है, वहां पे हमने इसी चीज को फुल ऑन डिराइव किया है। ठीक है, आप लोग को भी आगे डिराइव करा देंगे जब हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे इस चैप्टर का तब, लेकिन वो सिलेबस में आपके है नहीं, तो आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा डेरिवेशन। आपको सिंपल पता होना चाहिए क्यू फैक्टर क्या है, ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है और फार्मूला क्या है, दैट्स इट। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक। अब अगली चीज जो हम लोग को पता होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को वॉटलेस करंट पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ा था, पावर फैक्टर पढ़ा दिया था, पावर पढ़ा दिया था ना। देखो पावर जो मैंने आपको बताया था, पावर का फॉर्मूला था, पावर का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था पी एवरेज। एवरेज पावर का फॉर्मूला था ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के बराबर। उसमें याद करिए इसी टर्म को ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को मैंने कहा था एपरेंट पावर लिख सकते हैं। सो दैट बिकेम एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाई apparent power multiplied by a term cos phi that is equal to average real power। ठीक है, और उसमें भी ये जो cos phi वाला टर्म था, इसी का नाम हम लोगों ने क्या दिया? इट्स नेम इज पावर फैक्टर। इसी को हम लोगों ने बोला था पावर फैक्टर।
देखो इतनी चीजें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, अब हम लोग को यहां पर एक छोटी सी चीज केवल पढ़नी थी जिसका नाम होता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, देखो वॉट होता है यूनिट ऑफ पावर, तो ये पावरलेस करंट है। ये कैसा करंट है? मतलब ये ऐसा करंट है जिसमें करंट तो फ्लो होगा लेकिन पावर का लॉस नहीं होगा। जबकि डीसी सर्किट में सोचो, अगर करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है, तो 100% देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R, या P बराबर VI, या फिर P बराबर V स्क्वायर बाई R। डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है जो लगेगा और वहां पर कुछ ना कुछ पावर लॉस 100% आएगा। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट का, तो सोचो यहां पर केवल पावर नहीं है, यहां पे cos फाई भी है। किसी भी कंडीशन में अगर cos फाई 0 हो गया तो सोचो पावर भी कितना होगा? 0। इसका मतलब इफ cos फाई इज 0, cos फाई 0 होने का मतलब बोलो फाई 90 होता है। फाई 90 दो कंडीशंस में हो सकता है। फाई मतलब फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस 90 बोलो दो कंडीशंस में हो सकता है। किसमें किसमें? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, याद करो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है? बोलो भाई, कौन आगे होता है? ईएमएफ, करंट से 90 डिग्री आगे। ठीक, नेक्स्ट है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें कौन आगे होता है? करंट किससे? ईएमएफ से 90 डिग्री। दोनों ही केसेस में सोचो जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। इसका मतलब अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट में प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ले लेंगे तो पावर लॉस कितना होगा? 0। पावर लॉस 0 है और करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? पावरलेस करंट, या इसी को बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट ऐसा करंट हो गया जिसमें करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन पावर की वैल्यू कितनी है? 0। सो दैट विल बी डिफाइंड फॉर प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। देखो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का डायरेक्टली लॉस कौन कराता है? रेजिस्टेंस। क्लियर है? चोक कॉइल मैंने पढ़ाया था आपको? नहीं पढ़ाया होगा। तो एक और चीज की बात करते हैं इस चैप्टर में। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है चोक कॉइल। चोक का नाम कभी सुना है? चोक कॉइल पहले जो रॉड्स आती थी पुरानी ट्यूबलाइट, उसमें ऐसे डब्बा लगा होता था बीच में, है ना, उसी को बोलते हैं चोक कॉइल। वो चोक कॉइल का काम क्या होता था इसको समझो। किसी भी डीसी सर्किट में अगर मैं आपसे कहूं करंट को घटाना है तो तरीका क्या था? करंट को घटाना है, रेजिस्टेंस को। तो इन डीसी सर्किट if we want to decrease current, there is only method of increasing resistance. रेजिस्टेंस इंक्रीज करो, करंट डिक्रीज हो जाता है। एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, दैट मींस heat loss in the circuit will also increase. According to Joule's law of heating, H is equal to I square RT. If you have increased the resistance, certainly there will be more loss of heat in that circuit. Clear? अब अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एसी सर्किट का, एसी सर्किट में यही काम कराना है। इन एसी सर्किट, तो हम लोग एसी सर्किट में अगर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास केवल आर नहीं है, हमारे पास एल भी है, बोलो भाई, सी भी है। तो यहां पर हम लोग तरीका अपनाते हैं जिसमें एल को इंक्रीज करेंगे। सोचो अगर हम लोग किसी एलआर सर्किट की बात कर ले, ठीक, देखो प्योरली इंडक्टिव टाइप का कोई सर्किट होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि किसी भी सर्किट में बोलो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा।
बिना रेजिस्टेंस के प्रैक्टिकली कोई भी सर्किट नहीं बनता, और चोक कॉइल एक प्रैक्टिकल चीज है, बाजार में मिलती है। तो अगर हम लोग एकदम रियलिटी वाली बात करें तो दैट इज अ एलआर सर्किट। उसमें एक इंडक्टर होता है और एक रेजिस्टर होता है, इसके साथ हम लोग यहां पर एक ईएमएफ का सोर्स जोड़ देते हैं, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया एक L और ये हो गया एक R। वो भी ऐसा एसी सर्किट चोक कॉइल होता है जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती, मतलब ये L वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होगी। अगर L वैल्यू काफी ज्यादा है इस सर्किट का, बेटा अगर आप Z मुझे बताओ, इस सर्किट का Z यानी इंपीडेंस कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। भाई एक्सएल मतलब ओमेगा है, तो एक्सएल स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर हम लोगों ने आर को नहीं डिस्टर्ब किया, केवल एल को इंक्रीज किया, अगर एल वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो बोलो जेड बढ़ेगा, और अगर जेड बढ़ेगा तो सर्किट का जो करंट है वो कम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस को तो हमने छेड़ा नहीं, मतलब हीट लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी सर्किट में हीट लॉस का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट लॉस करवाने वाला कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने छेड़ा नहीं, हमने सिर्फ किसका यूज करके? इंडक्टर का, इंडक्टेंस का यूज करके हमने उसमें करंट को घटवा दिया, और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है, इसी डिवाइस का नाम है चोक कॉइल। तो हम लोग किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में चोक कॉइल को प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू ओमिक रेजिस्टर। मतलब रेजिस्टर के कंपैरिजन में वी विल प्रीफर चोक कॉइल। क्यों प्रीफर करेंगे हम? क्योंकि रेजिस्टर अगर हम बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो हीट लॉस होगा, एनर्जी वेस्टेज होगा, जो हम चाहते नहीं है। चोक कॉइल अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो करंट कंट्रोल भी हो जाएगा और हीट लॉस भी नहीं होगा या कम होगा। बात समझ में आई? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ चोक कॉइल। सो चोक कॉइल इज सिंपली एन इंडक्टर with large inductance which is used to reduce current in AC circuits without much loss of energy। सेम चीज मैंने समझाई आपको, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? लार्ज इंडक्टेंस होगा और एनर्जी वेस्टेज कम हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग ऑफ द चोक कॉइल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट flows through an inductor, current lags behind EMF by phase difference of pi by 2। करंट पीछे होता है, EMF आगे होता है, वो भी 90 डिग्री। तो अगर सोचो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाता तो पावर एग्जैक्टली जीरो हो जाता, मतलब पावर लॉस होता ही ना। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं वॉटलेस करंट। तो प्योरली इंडक्टिव जैसा सर्किट आपको पता है आइडियली होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? इंडक्टिव सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट इनफैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बनाते बनाते जो रेजिस्टेंस आ गया तो आ गया, उसको भी ले लिया हमने यहां पर। बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल जब भी लिखा जाता है तो बोलो प्रिंसिपल तो हमेशा आइडियल होता है। तो हम तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट बनाना चाहते थे ताकि पावर लॉस हो ही ना, करंट भी कंट्रोल हो जाए हमारा, ठीक। तो हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट का प्रिंसिपल लिखा है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होता है, करंट पीछे होता है 90 डिग्री से। cos फाई यानी cos 90 जीरो हो जाएगा पावर फैक्टर, तो पावर लॉस भी जीरो हो जाएगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन बनाते बनाते बोलो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे आएगा? अगर आप इंडक्टर कॉइल ला रहे हो, तार को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो तार में कुछ तो रेजिस्टेंस है, और फिर कनेक्टिंग जो वायर्स होंगे उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होएगा। जो ये यहाँ पे जनरेटर जोड़ोगे उसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कहने का मतलब थोड़ा मोड़ा आ ही जाएगा। तो हम अगर प्रैक्टिकल बात करें तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसको हम लोगों ने ले लिया है। फिलहाल इससे फायदा यही है कि जो हीट लॉस पहले हो रहा था वही उतना होगा, करंट को घटाने के लिए हीट लॉस बढ़ेगा नहीं। जबकि डीसी में क्या था? अगर करंट को घटाओगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो हीट लॉस बढ़ेगा। तो वो हीट लॉस हमने कंट्रोल कर लिया। बस यही कॉन्सेप्ट है चोक कॉइल का। चोक कॉइल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैंने यहां लिख रखा है, मैं इसका फोटो आप लोग के ग्रुप में भेजूंगा,
आप लोग वहां से उसको देखकर पूरा पूरा एज इट इज नोट कर लेंगे, थ्योरी है ये, ठीक। और काम का मैंने एकदम टू द पॉइंट लिखा है, जैसा आपको बोर्ड में अगर आता है तो लिखना होगा, ठीक। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, अगला डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक प्राइमरी कॉइल होगा और एक सेकेंडरी कॉइल होगा। प्राइमरी में हम लोग वेरिएबल करंट फ्लो कराएंगे, सेकेंडरी से बोलो कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज होगा, अपने आप वहां पर कुछ ना कुछ बोलो आउटपुट में मिलेगा, मिलेगा इधर कुछ ना कुछ आउटपुट का ईएमएफ हो गया, और इधर हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट में देंगे। बोलो भाई, कुछ इनपुट में होगा और इधर की तरफ कुछ आउटपुट में होगा। इसको आप हो सकता है किसी किताब में यहां पर इसको ईपी और ईएस लिखा मिल जाए, मतलब प्राइमरी में और सेकेंडरी, ऐसा भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज है। प्राइमरी में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी में आउटपुट लेते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्योर कॉन्सेप्ट है। होगा क्या यहां पर, अगर आप लोग याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तो आपको मैंने बताया था जो ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, दैट इज इक्वल टू -n डी फाई ओवर dt। ये होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू -n डी फाई बाई dt। अगर डी फाई बाई dt कांस्टेंट हो जाए तो क्या ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। इसका मतलब ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, that will be equal to number of turns of secondary upon number of turns of primary। क्या ये बात समझ में आई। देखो यहां कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर को हम लोग दो तरीके से यूज करेंगे। पहला तरीका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो देखो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका काम है इनपुट वोल्टेज आप कम दीजिए, आउटपुट वोल्टेज आपको ज्यादा मिले, ठीक। तो ये ऐसी वाली बात हुई, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिए, तो इधर हो गया ईपी और इधर मिलेगा ईएस। और हम लोगों ने देखा अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो बोलो इसका ईएमएफ ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ES विल बी ग्रेटर देन EP। इस तरह का ट्रांसफार्मर सोचो कहां पर लगा होता होगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या हम लोग के चौराहों पे जो लगा होता है ट्रांसफार्मर, घर के आसपास जो लगा होता है, भाई गली गली में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, घर घर तक बिजली पहुंचानी है, उसके लिए ये जो ट्रांसफार्मर आसपास लगा होगा, ये वाला स्टेप अप है, या जो जहां से मेन करंट आ रहा है वहां स्टेप अप है। क्योंकि हम लोग वहां पर क्या करते हैं, नॉर्मल वोल्टेज से बढ़ा करके प्रोड्यूस करना है ना वहां, तो वहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं 22,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट, 36,000 वोल्ट तक का हम लोग वोल्टेज बना देते हैं, बढ़ा बढ़ा करके, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप ऐसे करके उसको बार बार वोल्टेज को काफी इंक्रीज कर देते हैं। हाई वोल्टेज पर उसको ट्रांसफर कराया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन में जाते हैं तो बगल में ऐसे वायर्स होते हैं मोटे मोटे, उसमें अच्छा खासा वोल्टेज होता है, लिखा होता है बीच बीच में 22,000 वोल्ट और 44,000 वोल्ट, इस तरीके का, है ना। तो वहां पर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, और अगर वो करंट हमें या वो वोल्टेज वो एनर्जी हम लोग को पहुंचाना है घर घर में, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, ठीक। सो दूसरे तरीके का इसका यूज हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन आप लोग शायद समझ गए होंगे, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा,
सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कम। ठीक, तो ये इनपुट हो गया, यहां पर आउटपुट हो गया, और इस बार इस बार ईपी ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? इसका यूज किया जाता है जो मोहल्ले में लगा होता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि हर एक घर में 220 वोल्ट पहुंचाना है। 22,000 वोल्ट उतार देंगे तो सब उड़ जाएगा, बोलो यार। तो हम लोग वहां पे 220 वोल्ट पहुंचाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बार बार यूज करते हैं, और वो एक एक स्टेप करके वोल्टेज को डाउन करता चला जाता है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज्यादा, उधर का ईएमएफ भी ज्यादा। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो सेकेंडरी का ईएमएफ भी कम है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या हमने आपको बताया, ईएमएफ बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाओगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो ये जो रेशियो है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है, तो इसको नाम दिया जाता है टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। दिस इज नोन एज टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, और इट कैन बी ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी को ही और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सिंपल मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, सिंपल। तो ये रेशियो जो होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये वैलिड होगा। ये तभी वैलिड होगा जब d5/dt कांस्टेंट। d5/dt कांस्टेंट होने का मतलब प्राइमरी का सारा फ्लक्स किससे पास हो, सेकेंडरी से। अब प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स यानी कि सबसे ज्यादा फ्लक्स हम लोग सेकेंडरी से अगर पास कराना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो जरा क्या करेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग दो तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक होता है शेल टाइप और एक होता है कोर टाइप। एक हो गया शेल टाइप और एक हो गया कोर टाइप। देखो, अगर इस तरीके का फ्रेम हो और एक तरफ हम लोगों ने प्राइमरी बांध दिया कॉइल, और एक तरफ हम लोगों ने, अब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर ये सीन है तो ये कौन सा है भाई, स्टेप अप है, डाउन है, स्टेप अप। इसका नाम होता है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, इट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरे का नाम है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, और शेल टाइप में हमने सिर्फ एक काम किया कि जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा अलग अलग रखा था, इस बार हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक ही पे लपेट दिया। ये प्राइमरी है और इसी पर ये सेकेंडरी है। अब आप मुझे बताएं, यहां पर प्राइमरी है ये और ये सेकेंडरी है, इसमें ग्रीन वाला सेकेंडरी था और येलो वाला प्राइमरी था। अगर प्राइमरी सेकेंडरी एक ही पे लपेट देंगे तब फ्लक्स अच्छे से ट्रांसफर होएगा, या अलग अलग लपेटेंगे तब ट्रांसफर होएगा, एक ही पर। तो दोनों में से बेटर कौन सा हुआ, शेल टाइप। क्लियर? क्यों ऐसा कलाकारी? देखो, जब लोग कोई भी चीज को बनाना शुरू करते हैं तो पहले एक बार आप बनाते हो, फिर देखते हो यार ये चीज कमी रह गई तो उसको सुधारते हैं। तो ये समझ लो अपग्रेडेड वर्जन। ठीक, ये बेटर हो गया इससे, तो हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं दिस विल बी बेटर। क्यों बेटर है, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स सेकेंडरी से पास होगा शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, और इसी वजह से अगर सोचो प्राइमरी का मैक्सिमम की बजाय आइडियल केस ले लें कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, अगर आइडियल केस ले लें, क्योंकि फॉर्मूला तो हमेशा आइडियल के लिए बनता है बोलो। सो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ प्राइमरी। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब बेटा एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा,
जितना पावर हम इनपुट में देंगे उतना सेम पावर आउटपुट में हमको मिल जाएगा। ये बोलो आइडियल केस हो गया, लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। लेकिन ठीक है, फॉर्मूले के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर EI, है ना। यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट में भी हम लोगों ने यूज किया है। तो E इनपुट, I इनपुट, तो इनपुट की जगह हम उसको लिख रहे हैं प्राइमरी। बोलो यार, EP IP हम लोग लिख रहे थे ना इनपुट में, और इसका हो जाएगा ES IS। अगर यहां पर हम लोग एक रेशियो निकालें IP बाई IS इज इक्वल टू ES बाई EP, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? इट इज बेसिकली आइडियल केस। इट इज आइडियल केस व्हेन देयर इज नो एनर्जी लॉस, है ना। d5 by dt कांस्टेंट, देयर इज नो एनर्जी। इनफैक्ट थोड़ा और अच्छा टर्म बताते हैं, एनर्जी लॉस की बजाय देयर इज नो फ्लक्स लॉस। बोलो, फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हुआ। प्राइमरी का सारा फ्लक्स किससे पास हुआ? सेकेंडरी से, तो फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। सो देयर इज नो फ्लक्स लीकेज। तो इसमें या चाहे लिखो फ्लक्स लॉस, या और अच्छा टर्म अगर हम लिखें तो इट इज फ्लक्स लीकेज, कि यहां पर फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हुआ। अगर फ्लक्स का लीकेज ना माने, मतलब आइडियल केस मान ले, तो IP अपॉन IS कितने के बराबर है? ES अपॉन, और ES अपॉन EP खुद कितने के बराबर है? NS अपॉन NP। तो क्या इसका मतलब, आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक, क्या इसका मतलब, ध्यान से देखिएगा, NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन, क्या ये बात समझ में आई? दिस इज द फॉर्मूला इन ट्रांसफार्मर। दिस इज द ओनली फॉर्मूला इन ट्रांसफार्मर। अकेला एकमात्र फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर में। कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रांसफार्मर में बना तो समझ लो इसी से बना। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो भाई पूछ लो, ठीक। सो आउटपुट EMF अपॉन इनपुट EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हमको आप इफिशियंसी बता दो, किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? यस, इफिशियंसी का मतलब किसी भी सिस्टम में ईटा से डिनोट करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आउटपुट किस चीज का है यहां पर? पावर। देखो अगर आइडियल है तो इफिशियंसी कितनी हुई? 100%। लेकिन सबको पता है कि आइडियल जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे इफिशियंसी कि पावर आउटपुट में कितना है, तो ES IS। बोलो यार, इनपुट में कितना है? EP IP मल्टीप्लाइड बाई 100। इज दिस क्लियर? क्लियर है? तो हम लोग इस तरीके से इसको कुछ लिख सकते हैं, ठीक। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बोलो वैलिड। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? और आइडियल ट्रांसफार्मर। तो हम लोग कभी भी ऐसा कुछ पूछते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर ही मानकर करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में वो दे दे कि भाई केवल ये 60% पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है, इनपुट 200 जूल तो केवल 60 ही जूल बना पा रहा है, तो वहां पे इफिशियंसी वो दे रहे हैं। जब इफिशियंसी दे रहे हैं तो फिर हम यहाँ फार्मूले में उसको लेकर के भाई यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? मैं कराऊंगा अभी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी, जो भी आया होगा अगर कुछ, तो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अब ट्रांसफार्मर में केवल एक आखिरी चीज है जो कि थ्योरेटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दैट इज लॉसेस, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लास्ट कॉन्सेप्ट है एनर्जी लॉसेस
इन ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में कितने तरीके के एनर्जी लॉस हो सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें बेटा 5-6 तरीके का एनर्जी लॉस हो सकता है। सबसे पहला यहां पर लॉस है कॉपर लॉस। सबसे पहला लॉस क्या है? कॉपर लॉस। यानी कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस है, इंडक्टेंस के लिए जो कॉइल बनेगा वो कॉपर का बनेगा, अगर अच्छा है तो, थोड़ा लोकल है तो एल्यूमिनियम का बनेगा। तो वहां पर भी कुछ तो रेजिस्टेंस है कि वो एकदम रेजिस्टेंस फ्री है, रेजिस्टेंस है ना। अगर रेजिस्टेंस है तो देयर विल बी सर्टेन हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का मतलब किस तरीके का लॉस है ये? इट इज हीट लॉस। अगला लॉस यहां पर होगा, बोलो, फ्लक्स लीकेज। अगला लॉस कौन सा है? फ्लक्स लीकेज। भाई आइडियल केस में हमने माना था कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। सो देयर मस्ट बी सम फ्लक्स लीकेज। अगला लॉस है बेटा एडी करंट लॉस। नेक्स्ट लॉस इज एडी करंट लॉस। मैंने जब आपको एडी करंट पढ़ाया था तो हमने आपसे बोला था एडी करंट किसी भी मोटर में, जनरेटर में और ट्रांसफार्मर में, 3 चीजों में अपने आप एडी करंट आ जाता है। एडी करंट तब प्रोड्यूस होता है जब कोई मेटेलिक कंडक्टर रखा हो और उसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आप फ्लो करा रहे हो, तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके का सर्कुलर करंट आता है जो कि उसको अंदर पेनिट्रेट करता चला जाता है, सब्सटेंस को इतना हीट कर देता है कि वो सब्सटेंस रेड हॉट बन सकता है। मैंने आपसे कहा था उससे भट्टी वगैरह बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब एडी करंट भी एक तरीके से एनर्जी का लॉस है, वो भी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस। नेक्स्ट होता है बेटा हमिंग लॉस। हमिंग लॉस। हमिंग एक चिड़िया का भी नाम होता है ना, स्मॉलेस्ट बर्ड बोला जाता है शायद। तो हमिंग का वैसे यहां पर मतलब होता है साउंड लॉस। ये एनर्जी का लॉस है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। तो जब भी कोई ट्रांसफार्मर अगर वर्किंग कंडीशन में है तो कुछ ना कुछ आवाज वहां खटर पटर प्रोड्यूस होती ही रहती है, ठीक है। तो ये एनर्जी का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ साउंड। और उसके बाद एक आखिरी है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस सब्सटेंस को रखा। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दोनों केसेस में सोचो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर आएगा वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो बोलो वीक मैग्नेटिज्म आएगा अंदर, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आएगा। डायामैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वीक आता है, उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर जैसा भी आया हो, ठीक, वीक हो स्ट्रांग हो अलग बात है, कोई सा भी मैग्नेटिज्म आया हो, हमने इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश किया ना। एक्सटर्नल फील्ड बोलो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाती है। इसके अंदर जो फील्ड आया प्लस एक्सटर्नल फील्ड, दोनों का सम मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ये सब चीजें आपने पढ़ी है डेफिनेशंस, ठीक है। यहां पर मैटर ये है कि जब तक हमको इसको मैग्नेट बनाना था, हमने इसको इस तरह की फील्ड में रखा। अब हमारा काम पूरा हो गया। देखो इंसान जो होता है वो बहुत सेल्फिश होता है। काम हो गया तो बस काम खत्म, तुरंत ऑफ करो सब, एसी वेसी सब बंद करो, भागो, क्लास ओवर, सब बंद। वही काम यहां पर है। जब तक हमें मैग्नेट की रिक्वायरमेंट थी हमने इसको मैग्नेट बनाया। जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया, हम चाहते हैं तुरंत मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, तुरंत। तो उसके लिए हम इसको, अगर हम बस ये करें कि मान लो हमने स्विच ऑन किया, मैग्नेटिज्म आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेट बन गया, धीरे धीरे बना होगा, मैग्नेट बन गया, 2-4 मिनट के अंदर एक बढ़िया मैग्नेट हमारा तैयार हो गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स तो ऐसे ही होते हैं। फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया, जैसे ही स्विच ऑफ किया ये मैग्नेटिक फील्ड गायब। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उस सब्सटेंस में एकदम जीरो मैग्नेटिज्म अभी नहीं हुआ है, पहले से वीक हो गया, लेकिन अभी भी कुछ मैग्नेटिज्म बचा है। तो फिर ऐसे में हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है।
उसको पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करने के लिए। बात समझ में आया? जैसे अगर हम आपको कोई चीज सिखा रहे हैं आज, तो आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक। आप लोगों को सिखा इसलिए रहे हैं कि आप लोग, मान लो फॉर एग्जांपल 12th का अगर आपको एग्जाम देना है तो 12th के एग्जाम में आप टॉप करें, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा 12th का एग्जाम देने के जस्ट बाद अब सब डिलीट, सब उड़ जाए, खट से एक बटन दबाया सब डिलीट, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा 20-30%, 40% रह जाएगा दिमाग में, अब वो हमेशा के लिए रह जाएगा। अब उसको खत्म अगर करना है तो फिर आप आगे जब बीटेक में जाएं, आप जब आगे बीएससी एमएससी में जाएं, तो वहां पे प्रोफेसर आके बोले अरे वो गलत पढ़ाया था तुमको, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, इधर की तरफ आता है, या उल्टा कुछ पढ़ा दे इधर की तरफ होता है। तो धीरे 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 समय लगेगा उस चीज को पूरी तरीके से खत्म करने में। मतलब जितना ज्ञान हमने आपको फिजिक्स का दिया है, उस प्रोफेसर को वही ज्ञान उल्टा देना पड़ेगा, गलत गलत सब। जब वो सारे ज्ञान गलत गलत देगा या हर चीज को अपडेट कराएगा, तब जाकर के आप धीरे धीरे अपडेट होंगे। वही काम यहां पर मैग्नेट का है। जो सब्सटेंस को हमने मैग्नेटाइज कराया, अब उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ रही है। इसके लिए बोलो हमारी एनर्जी का फालतू वेस्टेज हो रहा है। एक बार मैग्नेटाइज कराया, अब काम होने के बाद भी खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरीके का एनर्जी का क्या है, लॉस है, जिसका नाम है हिस्टैरिसीस लॉस। सो इट इज लॉस ऑफ एनर्जी, it is loss of energy in a complete cycle of magnetization and demagnetization। क्या ये बात समझ में आई? मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की कंप्लीट साइकिल में जो एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस चैप्टर इज ओवर।